नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके पास एसएससी के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2020 में पूछे गए थे। इस चैनल पे सारे सवाल डिस्कस किए जाएंगे एसएससी सीपीओ से रिगार्डिंग या एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल के रिगार्डिंग जितने भी सवाल हुए। बट अभी ये सीपीओ की सीरीज है जिसमें एसएससी ने काफी अच्छे मैथ्स के सवाल पूछे थे, तो जिसका पेपर अभी मई में होने वाला है, जिसके डेट आ चुकी है। फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं, 26 मार्च तक फॉर्म फिल करने का डेट है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जाकर फॉर्म फिल कर लें दिल्ली पुलिस एसएससी सीपीओ का। आइए देखते हैं, तो शुरुआत करते हैं इस सवाल को, देखते हैं जो 2020 में पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है और हम लोग सीरीज वाइज इसमें पूरा आपका मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन इस चैनल पे पूरा डिस्कस किया जाएगा आपको सीपीओ तक। फिर एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग भी जो भी आएगी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अब हम लोग आते हैं सवालों पे। सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस y। मुझे मतलब एक ऐसा x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो 72 से डिविजिबल हो जाए। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होगा कि 72 किन नंबरों के प्रोडक्ट से मिलकर बना है, ये देखता हूं। तो अगर मैं इसको 7 8 5 x 3 6 7 8 y, अगर मैं 72 को लिखना चाहूं तो 8 into 9 के फॉर्म में आसानी से लिख सकता हूं। और अब मुझे अगर 8 और 9 से ये नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो मैं मान लूंगा कि 72 से भी डिविजिबल है। तो उसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है और 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। पहले 8 से डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग जानते हैं कि 8 से किसी नंबर को अगर डिवाइड होना है तो उसके लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ 8 से अगर 7 8 y को मैं 8 से डिवाइड दूंगा तो y की जगह क्या नंबर आएगा, वो यहां से जो रिमाइंडर आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे 8 से 9 बार में काटेंगे तो 72 होगा और यहां क्या रिमाइंडर आएगा 6। अब 6 यहां पे आ गया है 6y। अब 6y का मतलब क्या हो गया कि अगर यहां 1 2 3 जो भी रखूंगा तो 60 से ऊपर वैल्यू जाएगी। तो 8 किस वैल्यू को डिवाइड करता है 60 से ऊपर, तो y की जगह क्या आएगा 64, क्योंकि 8 जगह क्या होता है 64। तो y की जगह क्या आ गई हमारा 64 आ गया, ये हो गया। अब हम 9 के लिए जानते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 से डिविजिबिलिटी रूल आपको कहती है कि कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड होना चाह रहा है तो सम ऑफ डिजिट उसका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट ही 9 हो। जैसे मैं कहूं 27 9 से डिविजिबल है बिल्कुल, और सम ऑफ डिविजिबिलिटी देखो 9 आ रहा है। अगर मैं 54 कहूं कि 9 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, और इसका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 5 + 4 9 आ रहा है। वैसे अगर मैं 3 डिजिट 4 डिजिट भी नंबर लूं, देखो अगर 7 to 9 को मैं बोलूं क्या 9 से डिविजिबल है, हाँ 9 से डिविजिबल है। 7 और 2 9 9 18 और 1 + 8 क्या हो गया 9। मतलब सिंगल डिजिट में जब हम उसे कन्वर्ट कर देंगे तो उसका सम 9 ही बन जाएगा, 9 से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा तो। अब इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन नंबर 9 से डिविजिबल है। जहां जहां 9 आएगा उसे हम कैंसिल करते जाएंगे और जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसे लिखते चले जाएंगे। जैसे 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि y की जगह हमें क्या मिला था 4 मिला था। लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब बच कौन गया, x बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 8 बच गया, और यहाँ से 8 7 15 8 7 15 कितना हो गया आपका 8 7 15 8 7 15 30 हो गया। 30 + x। अब मैंने क्या बोला कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मैं अगर इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूं तो 0 + 3 क्या हो जाएगा 3 3 + x आपके पास आ गया। अब बताओ इसे 9 बनने के लिए, ये नंबर 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए। अब मैं x की यहां क्या वैल्यू रखूंगा तो 9 बन जाएगा। तो x बराबर आप बोलोगे 6 के अलावा और कोई ऐसी वैल्यू आप नहीं रख सकते जो 9 बन जाए। आप बोलोगे डबल डिजिट वाली वैल्यू रखोगे, अगर डबल डिजिट में यहां पे मान लो 15 रखते हो तो 18 हो जाएगा। तो यहां डबल डिजिट होते ही वो पहले ही स्पेसिफाई कर दिया आपको कि वो 9 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो आप सिंगल डिजिट ही लेंगे x को। तो x सिंगल डिजिट में क्या होगा 6 और y की वैल्यू कितनी है 4। आपसे पूछ रहा है x - y मतलब 6 - 4 और आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था और ऐसे ही सवाल और हमारे चैनल पे आते रहेंगे, आप देखते रहना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि कोई नंबर 1433 into 1422 into 1425 is divisible by 12, then what is the remainder। मतलब एक बड़ा सा नंबर आपको दे दिया गया, प्रोडक्ट में लिख दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर अगर 12 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आइए कुछ बेसिक चीजें देखते हैं रिमाइंडर के, जो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहूं कि मुझे एक नंबर यहां चाहिए, एक नंबर मुझे चाहिए और जिसको मुझे डिवाइड करना है। लेट्स सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 9 into 16 को अगर मुझे 32 से डिवाइड देना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे 32 का टेबल तो आता नहीं है। तो अब मुझे 32 का टेबल आता नहीं तो मैं क्या करूंगा, 32 का टेबल नहीं आता तो हम इसे ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, पहले हम सिंपल इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर 9 into 16 को हम 32 से डिवाइड देते तो रिमाइंडर क्या होता है। 9 16 जब होता है 144 144 144 को आप जब 32 से डिवाइड दोगे तो 32 से कितनी बार जाएगा 4 बार और 128 और आपका रिमाइंडर यहां से आ जाएगा कितना 6 1 16 आपका यहां से क्या आएगा रिमाइंडर आ रहा। अब हम जो अपने तरीके से करने वाले हैं शॉर्टकट तरीके से, उससे देखते हैं कि क्या रिमाइंडर आएगा। हमें बस यहां रिमाइंडर लिखना है कि 16 आया था, लिख लिया मैंने रिमाइंडर 16। अब यहां देखते हैं 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 32 को आप लिख सकते हैं 16 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 16 से हम इसे काट लिया, ठीक है, कितनी बार में एक बार लिख लिया। जिससे आप काट रहे हो लास्ट में उसी से मल्टीप्लाई भी करना होता है। अब 9 को इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक रिमाइंडर आएगा। 1 into 1 क्या हो गया आपका
1 इंटू 1 आ गया 1, और जिससे आपने सिंप्लीफाई किया था 16 से ही सिंप्लीफाई किया था ना इसको, आप सिर्फ 2 से ले रहे थे तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे बचे हुए नंबर को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 16, यहां से भी आ गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी करता तब भी रिमाइंडर यही आ रहा। मतलब इस केस में आपको यह ध्यान रखना है कि जिस नंबर से आप उसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब 16 को मैंने नीचे से कैंसिल आउट कर दिया, हटा दिया ऊपर वाले नंबर से, ठीक है, और उसका रिमाइंडर सिर्फ वहां लिख दिया, तो वैसे ही बाकी नंबरों के साथ भी आपको करना होगा। जैसे आप देखते हैं सवाल में जब आप देखेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिफाई होगा। जैसे यहाँ सवाल जो कहा जा रहा है कि 144, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है जो 1433 इंटू 1422 इंटू 1425 को मुझे 12 से डिवाइड देना है, तो 12 को मैं प्राइम फैक्टर में लिख लूंगा, क्योंकि मैं सब प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 होता है प्राइम फैक्टर, तो मैं 2 इसे डिवाइड दूंगा 3 से। क्या ये नंबर पूरी तरीके से कट रहा है? हाँ कट रहा है। क्यों? 5 4 9 9 2 11 1 12। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रहा तो नंबर भी 3 से कट रहा होगा, तो ये नंबर भी 3 से कट रहा है। 3 से कितनी बार कट रहा है? देखो 3 चौको 12, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। ये नंबर 2 से कट रहा, हाँ कट रहा है, 2 से कटेगा तो कितना होगा 7 1 1। तो अब मैंने नीचे से क्या सिंप्लीफाई कर लिया, 6 को अलग कर लिया है। तो लास्ट में मुझे ये याद रखना कि जिस नंबर से आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे हो ऊपर वाले वैल्यू को, लास्ट में रिमाइंडर को उसी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मैंने 6 से इसे सिंप्लीफाई कर लिया है तो अब मैं लास्ट में देखूंगा इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो आइए देखते हैं कि अब 2 जो बचा है जब इसको डिवाइड देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। पहले 2 इनको डिवाइड देगा 5 को, तो लास्ट 2 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल है 2 से तो नंबर भी डिविजिबल है। तो अगर लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड देते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा 1, लिख लिया। अगर यहाँ 11 है, अगर 11 को 2 से डिवाइड दोगे तो लास्ट में नंबर क्या बचेगा आपके पास 1, 10 तक तो पूरा कट जाएगा यहाँ रिमाइंडर। अब 3 को मैं 2 से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 1 ऊपर क्या बच गया 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर ऊपर क्या आ रहा हमारा 1, जो 2 से छोटा भी है। अब इस 1 को जिससे हमने सिंप्लीफाई किया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिस नंबर से आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं लास्ट में रिमाइंडर को उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा बचे हुए रिमाइंडर को। अब यहाँ 1 इंटू 1 तो 1/2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ गया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल को। अब देखो ये सवाल जो है आपका एसएससी सीपीओ 2020 में ही पूछा गया है, और ऐसे आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सॉल्व करने में टाइम लग जाए, बट जो सवाल अगर आप थोड़े से ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत चंद सेकंड में इसको लगा सकते हैं। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि आपको कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर which when divided by 15 18 36 and 36 then leaves the same remainder 9 in each case and also the divisible by 11। मतलब ये 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर जो हमारा है वो ऐसा नंबर है जिसको आप 15 से 18 से और 36 से जब आप भाग दे रहे होंगे तो वो रिमाइंडर हमेशा 9 देगा, लेकिन जब 11 से उसे डिवाइड करेंगे तो पूरी कट जाएगा। तो हमें पता है कि हमने एलसीएम लेके और 9 ऐड क्यों करना है, हम सीधा ये देखेंगे जो नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन मैच नहीं करते हैं तो अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे तो फिर हमें क्या होगा, इन नंबरों का एलसीएम लेना होगा 15 18 और ये का, और फिर लास्ट में 9 जोड़ना होगा उसके अंदर, और फिर तब 11 से डिविजिबल चेक करना होगा। अब देख 11 से अगर डिविजिबल एक ही नंबर हो रहा होगा तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि फाइनल वो क्या करा कि 11 से विभाज्य भी है, वो नंबर क्या है 11 से डिविजिबल भी है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन नंबर डिविजिबल है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि ऑल्टरनेट पेयर का डिफरेंस हमेशा 0 11 22 आना है। ऑल्टरनेट पेयर का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं यहां लिख रहा हूं 4 9 8 3 6, और ये नंबर अगर 11 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होने के लिए क्या कहा जाता है कि ऑल्टरनेट पेयर आपको राइट हैंड साइड से चलना है और ऑल्टरनेट पेयर को जोड़ना है, मतलब एक छोड़कर एक को जोड़ना है, एक को। अब यहां से चला 8 6 14, 14 और 9 18 लिख लिया यहां। अब 9 3 12 माइनस कर दिया 12, यहां डिफरेंस क्या आ रहा है 4। अगर 4 के अलावा यहां पे डिफरेंस 0 आता या 11 आता या 22 का आता है, मतलब 11 के मल्टीपल में आता 0 11 22 एंड 33, तो हम बोलते कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब वही रूल यहां अप्लाई करते हैं कि अगर वो 11 से डिविजिबल है तो क्या होना चाहिए। अब मैं देखता हूं 9 और 2 11, 11 प्लस 0 11 हो गया। अब 6 और 2 8, माइनस 8 कितना आ रहा है 3, ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। 9 प्लस 0 9, 8 और 1 9 माइनस 9 0, ये नंबर डिविजिबल है और यही हमारा आंसर हो सकता है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 9, तो 0 माइनस 9 आ रहा है माइनस का, ये नंबर हो ही सकता है। हमें क्या 0 11 वगैरह चाहिए, जैसे 1 और 7 और 1 8, 1 माइनस 8 कितना आ रहा -7, ये डिविजिबल नहीं है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड सी, नहीं सॉरी ऑप्शन हमारा हो गया 1 0, किसमें माइनस हो रहा था 8 हाँ 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा जो 11 से डिविजिबल। हाँ अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो फिर हमें क्या करते, हम 15 18 और 16 36 का क्या लेते एलसीएम लेते, एलसीएम लेकर उसमें क्या करते 9 को ऐड करते और फिर 11 से डिविजिबिलिटी बार बार चेक करते रहते, चेक करके तब उससे सॉल्व करते। आते हैं अब अगले सवाल पे। अब यहां का 2 नंबर इन द रेशियो ऑफ 7:11, इफ देयर एचसीएफ इज 28 then what is the difference between the two numbers। कह रहा 2 नंबरों का एचसीएफ आपको दिया गया है
और उनका रेशियो दे रखा है 7:11 और उनका एचसीएफ कितना है 28। हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया आपके पास कि वो दो नंबर, मान लो लेट्स सपोज मुझे 30 और 25 दो ऐसे नंबर दिए जाते और बोला जाता है इनका एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो मैं क्या करता, हाई इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ता। तो इसे मैं क्या लिखता 2 × 3 × 5 और इसे मैं क्या लिखता 1 × 5 × 5 का स्क्वायर सीधा लिखता। अब मुझे देखना दोनों में कॉमन क्या है। देखो 1 तो यहां भी कॉमन होगा, लेकिन क्या कॉमन सबसे बड़ा नंबर है वो 1 नहीं, सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन है 5, दोनों में 1 नहीं, तो इसलिए एचसीएफ बोला जाता है। अब कॉमन दोनों में 5 है सबसे बड़ा नंबर और 5 की जो लोएस्ट पावर है वो हमारा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ यहां हमारा कितना होगा 5। अब अगर इन दो नंबरों को हम लोग रेशियो में लिखते तो कैसे लिखते, 5 से काटेंगे 5 बार में और 5 से ये 6 बार में, 6:5। तो वही अगर मान लो ये ना दिया होता, नंबर ना दिया होता और सिर्फ रेशियो लिखा रहता, क्या लिखा रहता, सिर्फ आपके पास रेशियो लिखा रहता कि दो नंबर है और वो 6:5 में है और उनका एचसीएफ 5 है, तो नंबर क्या करें। तो मैं क्या करता, मुझे पता है कि इन दोनों नंबरों का ये एचसीएफ है 5, तो अगर मैं एचसीएफ से इस 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा नंबर पता चल जाएगा। तो अगर एचसीएफ 5 है और 6 से मल्टीप्लाई होकर नंबर क्या आएगा 30, और वैसे अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 25। तो दो नंबर हमारे पास क्या मिल गए 35 और 25। तो मतलब जब नंबर रेशियो में लिखा हुआ है तो अब वो नंबर किस फॉर्म में लिखे हुए, वो प्राइम फॉर्म में, मतलब अब उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं रहा 1 के अलावा। तो वैसे 7 और 11 देखो क्या दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों में 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं और उनका एचसीएफ 8 है। अब उनसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो 7 और 11 में रेशियो में लिखा हुआ 7:11 और इनका डिफरेंस कितना है 4 है और इनका एचसीएफ कितना है 8 है, तो सीधा 8 से 28 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी 28 है, तो 8 से 28 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 112, यही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है कि किसी रेक्टेंगल का प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर डिक्रीज कर गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कमी ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के सवाल है जहां पे आपको चेंज इन एरिया दे रखा हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन एरिया का, चेंज इन एरिया बराबर आपका फॉर्मूला होता है x + y + xy/100। या फिर आप यहां देख सकते हैं अगर कोई रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ कितनी है 11% डिक्रीज कर गई है और ब्रेथ भी 11% से डिक्रीज कर गई है, दोनों नेगेटिव हुआ है। तो पूछ रहा ओवरऑल एरिया में क्या चेंज आया है। ठीक है, करने के कई तरीके हैं बट मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं इससे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बाकी चीजें आएंगी तो मैं बता सकता हूं कि क्या होगा। 11% अगर डिक्रीज किया है तो -11, ये भी y है तो -11, अगर ये बढ़ा होता तो +11 लिखते, लेकिन एक बढ़ता एक घटा, तो लेकिन दोनों ही घटा, दोनों माइनस में, -11 × -11/100। ठीक है, तो ये आपका क्या बना -22 प्लस आपका क्या होगा -22 आपका आया, -22 का मतलब, और ये यहां से माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये भी प्लस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस 1.21 हो जाएगा क्योंकि 121 आएगा, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा 121, और जब 100 से डिवाइड दोगे तो 121 आएगा। अब मुझे 22 में से 1.21 माइनस करना है, तो 22 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो हम कहां जाएंगे 21 पे। अब 21% में से मुझे 0.21% भी माइनस करना है, ये सारा परसेंटेज में ही है वैल्यू, हमें पता है सारा परसेंटेज में है, 1 to 1 माइनस करना है, तो ये एक्चुअली अब 20, मुझे पता चल गया कि 1 to 1 माइनस होगा तो 20.79% के आस ये हमारा आंसर होगा। और वरना अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे तो सीधा जैसे ही मुझे 21 माइनस ये दिख रहा है तो मैं सीधा देखूंगा कि 25 तो मेरा आंसर होने से रहा और 24 भी होने से रहा, और 21 वाला तो बिल्कुल नहीं क्योंकि 21 से और नीचे वैल्यू जानी है, तो हमारा आंसर क्या होगा 20.7 आते हैं। अगर लेट्स सपोज इसी सवाल में ये 11% ना देकर आपसे फ्रैक्शन में पूछा होता कि मान लो वो पूछता कि पहला 20, आपसे ये पूछता कि 20% पहले बढ़ाए, क्या पूछता आपसे कि मान लो कि 20% पहले लेंथ बढ़ा दिया गया, ठीक है, और ब्रेथ को, लेंथ को 20% बढ़ाया गया और ब्रेथ जो है वो 16 से ही 2/3% से डिक्रीज कर गया, तब तो बोलोगे कि सर x + y वाला फॉर्मूला तो यहां फेल कर जाएगा, बिल्कुल आपको उस फॉर्मूले से बहुत दिक्कत आएगी। तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करेंगे। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/5, अगर उसका पहले लेंथ 5 था और अगर बढ़ा है तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6, तो हम लोग लिखेंगे l 5 से बढ़ के कितना हो गया 6। रेशियो में किस रेशियो में बढ़ा है 5 से 6 बढ़ा है, 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अगर पहले ब्रेथ उसकी 6 थी तो अब एक घट गई हो, कितनी हो गई 5, तो 6 से कितना हो गया 5। ठीक है, अब ओवरऑल चेंज आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल चेंज क्या होगा, तो ओवरऑल चेंज होने के लिए हम रेशियो से रेशियो यहां काट लेंगे,
और इससे इससे काट लेंगे तो दोनों तरफ क्या हो गया 1:1। अगर पुराने वाले लेंथ ऑफ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है एरिया, और नए वाले लेंथ ऑफ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लेंथ को 20% बढ़ाया जाए और ब्रेथ को 16 से 2/3% घटाया जाए तो एरिया में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये बात भी समझ आई, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वैल्यू ली थी। लेट्स सपोज मैं यहां पे कोई और वैल्यू ले लेता, मान लो मैं 40% ले लेता कि 40% डिक्रीज कर गया, या 40% नहीं कोई फ्रैक्शन वाला ले लेता हूं, 37 से ही 1/2% एरिया डिक्रीज कर गया। तो अगर मैं एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लिया तो 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3/8 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। अगर ब्रेथ पहले 8 थी तो अब घटकर कितनी हो गई है 5। तो लेंथ को हम लोग देखते हैं, लेंथ कितना हो रहा था 5 से 6 हो रहा था, लेंथ तो बड़ा है 5 से 6, लेकिन ब्रेथ में क्या चेंजेज आया L इंटू बी लेंगे हम। देखो ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला लेंथ है, तो पहले वाला लेंथ उसकी क्या है 5 है और ओल्ड वाला क्या है 6 है। अब नए वाले में हम देखते हैं, नए वाले में ब्रेथ में क्या है 8 है और 3 घटने के बाद उसका ब्रेथ क्या हो जाएगा 5। तो अब यहां से हम देखते हैं जो रेशियो में कट रहा है उसको काट देंगे, 5 से ये कट रहा कट गया, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। तो एरिया जो ओल्ड वाला है वो 4 है और नया वाला कितना है 3 है, क्योंकि ये देखो न्यू एरिया हम न्यू वाला वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। अब हमें देखना परसेंटेज चेंज, तो एरिया पहले 4 था अब 3 हो गया, तो कितने का चेंज आया 1 का चेंज आया। कहां से 4 से इंटू परसेंटेज चेंज के लिए 100, तो कितना आ गया आंसर हमारा 25% एरिया क्या हुआ डिक्रीज किया इंक्रीज किया, डिक्रीज कर चुका है, क्योंकि आप 4 से 3 पे आ गए हो। तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तब हम लोग ऐसे कर लेंगे, और अगर नॉर्मल आ जाए तो जल्दी करने के लिए क्या है उस तरीके से हम कर लेंगे। तो दोनों मेथड जानना आपको जरूरी है, वरना एग्जाम में आपको दिक्कत आ जाएगी अगर एक ही मेथड जानेंगे। रेशियो वाला मेथड भी आपको जानना जरूरी है और 11% या 20% मान लो लिखा आ रखा है वो भी मेथड जानना जरूरी है आपको। आइए आगे देखते हैं कुछ सवालों को और, जैसे इस सवाल को देखते हैं। द प्राइस ऑफ डीजल इज इंक्रीज बाय 16%, ए पर्सन wants to increase his expenditure on diesel by 10% only। कह रहा है कि प्राइस की डीजल के प्राइस में कितने प्रतिशत इंक्रीज कर गया 16% इंक्रीज कर गया है, ठीक है वृद्धि हो गई है 16% की वृद्धि हो गई, और व्यक्ति अपने व्यय में जो उसका व्यय है एक्सपेंडिचर उसमें सिर्फ 10% का ही चेंज चाहता है। तो बताएं कि कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपरों में। हमेशा इस सवालों को पहले समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेट्स सपोज आप मार्केट जा रहे हैं और 5 रुपए प्रति केजी कोई चीज है, कैसे रुपए 5 रुपए प्रति केजी चीज है, और अगर आप 10 किलो खरीदना चाह रहे हैं तो कितना पे करेंगे 50 रुपए। आपने कितना केजी खरीदा 10 केजी, तो प्राइस उसका कितना था 5 रुपए, और आप कंज्यूम मतलब खपत आपकी कितनी है 10, तो आपका एक्सपेंडिचर कितना है 50, मतलब खर्चा आपका कितना है 50। तो यहां से एक फॉर्मूला क्या निकल गया कि प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या आपको देता है एक्सपेंडिचर। प्राइस को आप जब कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, और आप देख लो अगर 5 रुपए प्रति केजी किसी चीज की प्राइस है और आप 10 केजी कंज्यूम कर रहे हो, मतलब खपत आपका 10 केजी है, तो आपको कितना खर्च करना होगा 50 रुपए। अब आते हैं उस सवाल पे जो वहां पूछा जा रहा है। हमें पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। अगर प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंडिचर होता है। अब कहा जा रहा है कि 16% उसका प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस 16% बढ़ने का मतलब क्या 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होंगी 4/25। जब इसे 100 से डिवाइड दोगे 16 को 100 से डिवाइड दोगे फ्रैक्शन में लिखने के लिए तो 4 बार में और 25 बार में, मतलब जो चीज पहले 25 रुपए मिल रही थी उसकी कीमत 4 रुपए बढ़ गई है। तो ओल्ड प्राइस है यहां पे और ये न्यू प्राइस हम यहां लिख सकते हैं। अगर ओल्ड प्राइस 25 रुपए था तो कंजम्पशन कितना हो रहा है उसका, नया प्राइस क्या हो गया 4 रुपए बढ़ के 29 रुपए हो गया। हो चुका है कि नहीं हो चुका है। लेकिन एक्सपेंडिचर कह रहा है कि 10% ही बढ़े, खर्चा जो उसका है अगर 100 रुपए कर रहा है तो 110 रुपए ही हो, तो कंजम्पशन कितने परसेंट से उसको कम करना पड़ेगा। आइए और देखते हैं आज अगली लाइन में। अब एक्सपेंडिचर को सिर्फ वो 10% बढ़ाना चाह रहा है, मतलब अगर 100 रुपए खर्च कर रहा होगा तो 110 तक ही जाना चाह रहा है, मतलब 10 से 11 करना चाह रहा है। या 10% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/10। अगर पहले 10 रुपए खर्च हो रहा तो अब 1 रुपए ही खर्च करना चाह रहा है एक्स्ट्रा, तो 10 से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया 11 हो गया, 10 से 11 हो गया एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन पे क्या फर्क आएगा उसको देखते हैं हम लोग। कंजम्पशन पे फर्क आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहां पे प्लेस कर देना है। जैसे 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 275, अगर 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 290। आप पूछोगे कैसे आ रहा है ये वैल्यू सर, मैं अभी बता दे रहा हूं। मान लो यहां x और y होता, लेट्स सपोज x और y होता, x y होता तो 25x बोलते पहले वाले में, और दूसरे वाले में कितना होता 29y। एक्सपेंडिचर पहले वाले का क्या होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन, आपको क्या देगा एक्सपेंडिचर, और वो क्या है 25x, और दूसरे वाले में 29y। 25x इक्वल टू आप क्या बोल सकते हैं 10, और 29y इक्वल टू क्या आप बोल सकते हैं 11। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जो उसमें बोला जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग में कर रहा हूं कि 25x इक्वल टू 10,
अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 29y इक्वल्स टू 11। अब मैं x और y का रेशियो लेना चाह रहा हूं। x और y का अगर रेशियो में लेना चाहूंगा तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड देना होगा। तो मैं लिख सकता हूं 25x अपॉन 29y इक्वल टू 10 अपॉन 11, लिख दिया मैंने। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x अपॉन y आपका क्या आ जाएगा, x अपॉन y आपका 25 10 इंटू 29 अपॉन 25 इंटू 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 इंटू 29। तो मैं क्या कर रहा था, x की जगह 10 इंटू 29 लिख रहा था, 290। और y की वैल्यू क्या आ रही है, 25 इंटू 11, यहां लिख रहे थे 275। तो मैं सीधा ये शॉर्टकट आपको बता रहा था कि सीधा आपको क्या लिखना है, 10/11 अगर लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे वैल्यू लिख देनी है। 10 को अगर 29 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां पे वैल्यू लिख दी। अब आपके पास क्या आ चुका है, कंजम्पशन आ चुका है। आप 290 यूनिट कंज्यूम पहले कर रहे थे, अब प्राइस बढ़ने से आपने क्या किया है, 275 यूनिट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, मतलब आपकी कंजम्पशन क्षमता कम गई है। अब कितने प्रतिशत में कितने कमी है वो देख लेते हैं। तो 290 से 275 पे आए तो कितने का आ गया, 15 का। अब पहले थे कितने, 290 पे, ठीक है, इंटू 100। अगर मैं 10 से 10 काटू तो ऊपर क्या आएगा, 150। 150 अपॉन 29 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि 5 के नियर अबाउट कौन कौन है। ये होने से रहा, ये होने से रहा, ये होने से रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा निकालना भी नहीं है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं। अब मान लो यही फ्रैक्शन में पूछ लिया जाता कि 16% अगर उसकी वृद्धि ना हो, यहाँ पे कोई और नंबर होता, 12.5% होता, 12.5% आपके पास होता कि अगर उसकी प्राइस में 12.5% की वृद्धि हो गई तो 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है तो कंजम्पशन कितने प्रतिशत से कम हो जाएगा। तो देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/8। मतलब प्राइस पहले 8 था, अब 9 हो चुका है। तो ऐसे अगर और भी अगर आपके सवाल आएंगे तो आप फ्रैक्शन में करके आसानी से लिख सकते हैं। कभी वो कंजम्पशन आपको दे देगा और प्राइस के बारे में पूछ सकता है कि प्राइस कितने से कम होना चाहिए, या कभी एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ लेगा कि क्या होगा। तो इस पर कई सवाल बनते हैं, इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है द सैलरी ऑफ ए इज 60% मोर देन बी। ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम है। आपसे यह पूछा जा रहा है इस सवाल में कि अगर ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है, बी से, अब ए की सैलरी बी से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब दो कंडीशन आपके सामने है, ए की सैलरी लिखी हुई है और बी की सैलरी लिखी हुई है। अगर ए का वेतन बी से 60% अधिक है, अगर बी 100 रुपए कमा रहा है, 160 रुपए कमा रहा है कि नहीं। और अब पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना कम है, किससे, ए से। हमेशा याद रखना जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको नीचे लिख लिया, कितना, 160। कितना कम है, 60 कम है, इंटू 100। और यहां से जब काटेंगे तो 20 से 3 बार में, 20 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 75/2, जो कि आपका आएगा 37.5%। ये वाला आंसर। बट क्या ऐसा ही हमेशा आएगा, नहीं। आपको जब भी ऐसा सवाल आए कि ए का वेतन बी से अधिक है तो आपको कुछ नहीं करना है, अधिक बोला है, जितना भी बोला है उसको 100 इंटू 60 लिख लिया। जो भी अगर 60% बोल रहा है, 40% अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है, अधिक बोले कम बोले, पहले उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो कि अगर वो अधिक बोल रहा है तो 100 में उससे जोड़कर डिवाइड देना है, अगर वो कम बोल रहा है तो 100 में उससे माइनस करके डिवाइड देना है। जैसे अब देखते हैं और इस सवाल को दूसरे तरीके से भी, जैसे मान लो कि अगर वो कहता है कि ए की सैलरी बी से 40% अधिक है या 40% कम है, 40% कम है, तो ए बी से कितना कम है। तो मैं क्या करूंगा, जो सवाल पढ़ते ही आपको क्या करना है, 40% कम बोला है ना, आपको 100 इंटू पहले 40 कर देना, फिर 100 में 40 माइनस करोगे कितना आएगा, 60। अब इसको 20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, 200/3, 66.66% क्या है, कम है। ये हमेशा याद रखना। देखो डिक्रीज कर रही थी तो 100 से माइनस कर दिया, इंक्रीज करता 100 से प्लस लिख लेते। लेकिन बात यहां तक की नहीं है, बात है कि सर ये फ्रैक्शन से में होता तो फ्रैक्शन से भी हो जाता। 60% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/5, 100 से डिवाइड देंगे। अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो उससे 3 रुपए अधिक कौन कमा रहा है, ए कमा रहा है। इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि बी अगर 5 रुपए कमाता है, उससे 60% को हमने क्या लिखा, 3/5। ये टोटल वैल्यू हो गई जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है बी के वेतन के बारे में, कि बी से जिससे से आ रहा है ना उसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो बी से कितना है, 5% अधिक बोल रहा है। तो बी से 5%, 60% अधिक का मतलब क्या होगा कि अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो उससे 3 रुपए अधिक कौन कमा रहा है, ए। तो ए की सैलरी हो गई 8 और बी की सैलरी कितनी हो गई, 5। ये कितना ज्यादा है बी ए से, ए कितना ज्यादा है बी से, 3 यूनिट ज्यादा है। और पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना कम है, जिसके बारे में, जिससे कंपैरिजन करना हो, इंटू 100। अब क्या 3/8 आपका 37.5% होता है कि नहीं होता, 37.5%। आपको इसी तरीके के सवाल और भी मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे फ्रैक्शन में दे देता, फ्रैक्शन में अगर मैं लिख देता कि 87 होल 1/2% अधिक है, बी का, ए का वेतन बी से 87 होल 1/2% अधिक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/8। अगर बी 8 रुपए कमा रहा तो ए उससे कितना ज्यादा कमा रहा है,
15, 7 रुपए। तो दोनों की सैलरी में गैप कितने का है? 7 का है। अब पूछा जा रहा बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, बी ए से कितना कम है, तो कितना कम है भाई 7, सॉरी बी ए से कितना कम है, ए से, तो 15, हाँ ठीक है, इंटू 100, 15 से 3 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 140/3, मतलब लगभग ये आपका आ गया 3 चौको 12 और 3 छक 18, ठीक है, और 3 चौको 12, 3 छक 18, 46.6% के आसपास क्या है, वो अधिक है, ए बी से 340% अधिक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जो आपको ध्यान में रखना होगा। आइए और आगे सवालों को देखते हैं कि एसएससी सीपीओ ने कैसे कैसे सवाल पूछे हैं, और हमेशा ध्यान में रखना, ऑप्शन को देखते हुए चलना है, ये नहीं कि अंधाधुंध काम किए जा रहे हैं, हमेशा ऑप्शन से सिलेक्शन उसी का होगा जो ऑप्शंस को ध्यान में रखेगा, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से चीजों को सॉल्व करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आइए और आगे देखते हैं सवालों को। अब देखो इस सवाल को देखो, कहा जा रहा है ये पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, एक आदमी 16% लॉस पे एक वस्तु को बेचता है। अगर वो 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। तो बताना है कि 112% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस सवाल को कर सकते हैं, आप इस सवाल में सीपी भी निकाल के कर सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस भी निकाल के कर सकते हैं। अब बिना कॉस्ट प्राइस निकाले भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि लास्ट में मुझे क्या करना है, जो भी कॉस्ट प्राइस आ रहा होगा हमारा उसको 112/100 से निकालना होगा हमें, और जो आएगा फाइनल आंसर वो हमारा एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा कि नहीं होगा। जो भी हमारे यहाँ पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो भी तरीका होगा कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर उसका 112% निकालेंगे। 112% अगर प्रॉफिट में बेचता तो कितने में बिकेगा, सेलिंग प्राइस आएगी। तो जो यहाँ नंबर आएगा तो 112 का प्रोडक्ट से बना होगा। 112 का प्रोडक्ट किससे बना है? 16 और 7 से, 16 से 112 होता है। तो जो ऑप्शन हमारा 7 से डिविजिबल और 16 से डिविजिबल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले मैं 7 से चेक कर लेता हूं कि जो ऑप्शन 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर एक ही ऑप्शन 7 से डिविजिबल है तो वही हमारा आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा है तो फिर 16 से भी चेक कर लेंगे, देखते हैं कौन। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड दूं तो 7 28 ये डिविजिबल है। अगर मैं 7 से डिवाइड दूं तो 40 बनेगा, 7 5 35 और फिर 50 बनेगा, ये डिविजिबल नहीं है। फिर अगला ऑप्शन देखता हूं, अगर मैं 21 हो गया, 6 बचा 65 63 20, ये भी डिविजिबल नहीं है। और कोई देखते हैं, ये दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरे वाला ऑप्शन में क्या है? 2970 का मतलब क्या हो गया कि 28 17 30, ये भी डिविजिबल नहीं। तो हमारा पहला ही ऑप्शन, सिर्फ आप ऑप्शन देख के ही इसको लगा सकते हैं। अब देखो ये सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लो। सक्सेसिव डिस्काउंट ये होता है कि किसी चीज को आप दो तरीके का डिस्काउंट होता है एक्चुअली। एक तो होता है सिंगल डिस्काउंट, कि आप मार्केट गए चीजें खरीदने के लिए और आपको बोला गया कि 100 रुपए की चीजें 20% डिस्काउंट पे ले लो आप, तो आप कितने में लोगे? 80 रुपए में। लेकिन अगर इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से बोलूं कि 100 रुपए की चीजें और 2 डिस्काउंट आपको मिल रहे 10% का, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेंगे। आप ये नहीं कह सकते 10 को ऐड कर लें। जैसे कि मैं आपको यहां सक्सेसिव डिस्काउंट का एक कंसेप्ट बताता हूं। सक्सेसिव डिस्काउंट में कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे क्या होता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर मान लो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, और उस पर 10% और 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो जो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है ना, वो 2 तरीके का फॉर्मूला, और दोनों आपको आना चाहिए, तभी आप जल्दी से जल्दी लगा पाओगे। कैसे? देखो, जैसे मैं 10% और 10% का मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो 100 रुपए पे 10% का अगर डिस्काउंट पहला मिलेगा मुझे, 10% का डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या हुआ? आप 90 रुपए में वो चीज मिल गई, और फिर इसमें 10% का डिस्काउंट क्या होगा? 90 का 10% कितना होगा? 90 का 10% कितना होगा? 9। तो 9 रुपए और आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपको चीज कितने की पड़ गई? 81 रुपीज की, जब आपने 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लिए। अगर मैं इनको सिंगल डिस्काउंट में देखना चाहूं, इस 10% को मैं सिंगल डिस्काउंट में देखना चाह रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला होता है? x + y - xy/100, मतलब 10 + 10 - 10 × 10 × 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया? 20 -1, तो कितना आ गया? 19% का ओवरऑल डिस्काउंट आ गया। ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? x + y - xy/100, और ओवरऑल डिस्काउंट 19% आ गया। और सीधा आप 100 का 19% भी निकालेंगे तो कितने रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा? 19 रुपए का। 19 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 रुपए की चीज पे अगर 19 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप कितने में खरीद रहे हैं? 81 रुपए में। और यहां भी आप 81 रुपीज में कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं ना कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, 22%, 17%, 11%। आप किसी को भी 2 को एक साथ पेयर में ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहां मैंने 2 10% के डिस्काउंट दिए थे, अगर मैं 3 भी देता तब भी फॉर्मूला x y वाला ही रहेगा, क्योंकि आप कहोगे सर आपने तो 2 फॉर्मूले के लिए सिर्फ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए x और y की वैल्यू बताई है, यहां तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट होता, तो पहले इन दोनों का निकालते हैं। 19% आ गया हमारा, फिर 20% - 19 × 20, ये कर लेते हैं, -19 × 20%, और ये ओवरऑल फिर से हमारा जो आता वो सिंगल डिस्काउंट हो जाता। हमारा क्या होता? सिंगल डिस्काउंट होता। समझ रहे हैं?
तो सिंगल डिस्काउंट तो क्या है, पहले पेयरिंग कर लो दो का, फिर उससे एक सिंगल डिस्काउंट आएगा, फिर उसका अगले के साथ पेयरिंग कर लो और फिर ओवरऑल आपका सिंगल डिस्काउंट तीनों के अराउंड आ जाएगा। अब देखते हैं इस सवाल को करने के लिए क्या तरीका है। बहुत आसान तरीका है, आप इसमें बिना पेन उठाए भी इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे 22 और 17 जुड़कर कितना होगा 39 माइनस 22 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 100 जाएगा कि नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। 22 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे या 17 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 170 340 और फिर 340 प्लस 34 374, तो 39 माइनस 374 अगर 2 जीरो नीचे है तो डेसिमल लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36.74 35.26% आ जाएगा ओवरऑल डिस्काउंट। मतलब अगर 22% और 17% को ओवरऑल डिस्काउंट देता तो कितना देता 35.26% का देता। अब मुझे एक और 11 तो 30 प्लस 11 माइनस 35 इंटू 11/100। अब हम पूरा करेंगे नहीं, देखो 35 में 11 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 35 में 11 40.26% बनेगा, माइनस का 35 25 और 11 और नीचे 1000 है। तो और इसकी पॉइंट के लिए भी अगर पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो क्या होगा 35 26 इंटू 11/10 इनके लिए 20 10,000 इंटू 11/10,000। अब देखो आपको ये चीज समझना चाहिए, हमें पता है कि 46 में से अभी 3 के राउंड माइनस होगा, 3 के राउंड माइनस होगा तो 45 और 42 के बीच हमारा आंसर रहने वाला है। 50 और 25% तो होने से रहा, और 45 और 42 में हमारा कौन सा आंसर होने वाला है। अगर 46 में से मैं 3 भी माइनस करूंगा तो 3 माइनस करूंगा तो कहां आएगा 42 पे वैल्यू आएगी और यही हमारा आंसर होगा। इतना आपको करना होगा, वरना आप अगर कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि आपके 4 ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं कि आप सवालों को थोड़ा यहां से और थोड़ा ऑप्शन की हेल्प से कर सके, जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हाँ, अगर इसी सवाल में मान लो लेट्स सपोज इसी सवाल में आपको डिस्काउंट ऐसा ना देकर फ्रैक्शन में दिया होता। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर 22% और 17.5% की जगह आपको कुछ और वैल्यू दी रखी होती, लेट्स सपोज कुछ ऐसा दिया होता 22.5%, फिर आपको 17.5% दो वैल्यू पे चेक कर लेते हैं। तो सर कैसे करते, तब तो ऐड करके मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी वैल्यू आती है और क्लोज वैल्यू भी होती है, तो क्या करते हैं तो 22.5% को आप कैसे लिख सकते हैं 20% प्लस 0.5% लिख सकते हैं। 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/5 और इसे कितना लिखेंगे 1/2% को अगर ए से डिवाइड दोगे तो कितना लिखोगे 1/200 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। एलसीएम क्या आएगा 200, यहां से कितनी बार में जाएगा 40 बार में और यहां से एक बार में, तो 41/40 मतलब 200 रुपए की चीज पे 41 रुपए का डिस्काउंट आपने दिया है। मतलब 200 रुपए में आपने खरीदा था, रेशियो में लिखना इसको, और 41 रुपए कम में बेचा है तो कितना 159 में बेचा है। अगला वैसे 17.5% है, 17.5% को कैसे लिख सकते हैं 15% प्लस 0.5%। 15% की वैल्यू होती है 3/20 और 0.5% की वैल्यू मैंने आपको बता दिया 1/200। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया 200 ये कितनी बार जाएगा 10 बार, तो ऊपर आ गया 30 प्लस 1 31/200। मतलब 200 रुपए की चीज थी और आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया 31 रुपए का, तो आपने कितने में बेच दिया 169 में। अब यहां से आपका क्या है जो आपने अमाउंट लगाया, जैसे 4 × 4 4 जीरो इस पे आ जाएगा और 159 × 169 मतलब इतने रुपए की चीज को आपने इतने में बेचा है, ठीक है। और यहां से आप फिर परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, तो जब आपको वहां मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो 16.5%, 22%, 32% या कुछ भी ऐसा दे रखा, तो आपको हमेशा फ्रैक्शन में लेके करना है, क्योंकि आप उस वाले तरीके से एक्स वाई वाले से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। आते हैं अगले सवालों पे, शायद यही लास्ट सवाल था हमारा आज तक का, ठीक है। तो आगे ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहें आप। और सीपीओ सीजीएल एमटीएस रेलवे एनटीपीसी जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। हम प्रीवियस ईयर पेपर के साथ फिर आपके पास आते रहेंगे, आपको नए नए ट्रिक्स नए नए तरीके बताते रहेंगे और आप सिलेक्शन के और करीब जाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।